to this interactive program in talk with Dr. Sachin Kumar Tiwari on topic of an introduction to rock art in India, organized by Club Antiquity of Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Vasant Kanya Mahavidyalaya, Kamachi. The department with its Club Antiquity plans to delve into a vast spectrum of academic commitments. It is established to bring together students with good academic pursuit who have the ability to organize the program and the expert talks, students, collaborations, competitions, etc. The club is fully operated by the students under the mentorship of teachers. Now, I would like to invite our guest of honor, Dr. Sachin Kumar Tiwari sir and Narendra Srivastava ma'am on the rise. Now, I would request Dr. Narendra Srivastava ma'am, Dr. R.T. Kumari ma'am and Dr. R.T. Chaudhary ma'am to felicitate esteemed guest of honor, Dr. Sachin Kumar Tiwari sir. I would like to share with you that Club Antiquity has been introduced by Dr. R.T. Chaudhary ma'am, so it's an honor to invite her to introduce our guest in the first program under the banner of Club Antiquity. So may I now request Dr. R.T. Chaudhary ma'am on the podium to present the formal introduction of Dr. Sachin Kumar Tiwari. Let me correct one thing. This Antiquity Club is not established by me, or the ideology behind this is originally generated to our head of the department, Narendra ma'am. मैंने सिर्फ इसको नाम दिया है Antiquity, है ना? तो ये पूरे डिपार्टमेंट का है और सबसे पहले तो मैं हमारे जो चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर सचिन कुमार तिवारी सर, उनका मैं स्वागत करती हूँ और I always used to say Sachin sir as भैया, so with his permission I always say भैया. That's better. It is more comfortable. तो भैया का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में और जब भी भैया की बात आती है तीन बातें हम लोग, क्योंकि भैया हमारे सीनियर रहे हैं, तीन बातें हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इनके पास तीन कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है. पहला है कि साइंटिफिक आइडियोलॉजी, दूसरा है एंथुसियास्टिक अप्रोच ऑफ स्टडी और तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. ये तीनों कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया जो हम लोग देखते आ रहे हैं. फॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे बच्चे नए हैं तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा बहुत भैया के बारे में बता दें. ये गुण यदि आप लोग अपने में कॉम्बिनेशन बना पाए तो आप भी बहुत सक्सेसफुल होंगे, इसलिए मैंने इनके गुणों को पहले बताया. अब थोड़ा सा इनके बारे में बता दें क्योंकि हम भैया को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी इनके बारे में कि आप वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में. आपने मास्टर्स की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की है. उसके बाद आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्लोमा किया है, वहाँ पे रेजिडेंट पोस्ट पे आपने नौकरी भी की है और उसके बाद आपने जो आपका शोध कार्य है वो पटना विश्वविद्यालय से आपने कंप्लीट किया है और शोध का आपका विषय था रॉक आर्ट ऑफ कैमूर रेंज. आपको 2022 में अवार्ड फॉर डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दी है और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप
फेलो हैं भैया। तो फिर जब ये 3 गुण आपस में मिलते हैं ना, तो इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भैया से सीखने के लिए। साथ ही में एक चीज़ जो भैया को मैं बताना चाहूँगी कि भैया ये एंटीक्विटी क्लब एक डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स को ऑपरेट करेंगे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है इसको ऑपरेट करेंगे, MA BA MA दोनों, MA फाइनल MA फर्स्ट ईयर। और इसमें बाकी के कॉलेजेस जो डिपार्टमेंट है वो और बनारस के बाहर के भी जो इंस्टीट्यूशन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अपनी आइडियोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं। उनके पास आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना है, उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, बुक्स डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए और इसमें मेल और फीमेल का कोई बाउंडेशन नहीं है। सभी लोग इस वेलकम है, सभी लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ये ओपन प्लेटफॉर्म है। साथ में फैकल्टी भी यदि चाहें तो अपने आइडियाज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इंटर्नशिप के साथ भी फैकल्टी हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कहीं ले जाना चाहें तो भी अप्रोच कर सकते हैं और ये फुल्ली स्टूडेंट ही उसको ऑपरेट करेंगे। क्योंकि आज इसका पहला दिन है, आज ही ये शुरू हो रहा है, इसीलिए टीचर्स एज ए गाइड, एज ए मेंटर थोड़ा बहुत जानकारी देते रहे, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम अब स्टूडेंट ही हैंडल करेंगे और इसका असेसमेंट हम 6 मंथ में करेंगे। ऐसा हमारा अभी तक का प्रोग्राम है। कोर कमेटी होगी, जनरल कमेटी होगी और एक प्रेसिडेंट भी चुने जाएंगे, लेकिन सभी हमारे ही कॉलेज के रहेंगे और बाकी मेंबर्स किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अलावा भी हो सकते हैं, बिकॉज आर्कियोलॉजी नाउ इज कम्प्लीटली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो इसको लेके हमने अपना काम का शुरुआत किया है। अभी बहुत छोटे लेवल पे है, प्राइमरी है, लेकिन इसको हम बहुत आगे तक और बड़ा करके और इसकी प्लानिंग को और भी अधिक करेंगे और इसमें कुछ पब्लिकेशन भी हम अपना ISSN के साथ यदि ले सके फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच ये इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए आपको। और अब बिना कुछ समय गंवाए मैं चाहूँगी कि आप यहाँ आएँ और अपने विषय को यहाँ पे सभी के साथ लें। थैंक यू। क्या हम लोग बात की इंग्लिश? तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बुलाया। डॉक्टर निरंजना मैडम, जैसा कि आप ने कहा कि आप हमें भैया कहती हैं, उसी तरह से मैं निरंजना मैडम को दीदी कहता हूँ, because she was my senior and when I was in department we used to heard that one of the studious student of the department, that is Dr. Niranjana मैडम। बाकी में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप लोग उन शिक्षकों से पढ़ रहे हैं। 2 आरती मैडम हो गए और एक निरंजना मैडम, जो हमारे डिपार्टमेंट की क्रीम रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, आप लोग बहुत लकी हैं। मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जब यहाँ ग्रेजुएशन किया, BHS PG किया, तब से इस कॉलेज के बारे में सुनता था और हमारे एक कलीग, अब हमारे कलीग हैं डॉक्टर सर्वेश सर भी यहाँ पढ़े थे, तो वो भी इस डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे। इससे पहले मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे मीडिया में सर्विस किया, मैडम ने भी बताया कि आप लोगों को तब भी वसंत कन्या के कॉलेज के तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे मीडिया के आर्कियोलॉजिस्ट को, वहाँ के अधिकारियों को बुलाया जाता था, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स होते थे, तब भी काफ़ी कुछ सुनता था। पर इस कैंपस में मैं पहली बार आया था, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, मैडम तो लिखेगी हैं, पर तो 1 या 2 आदमी कभी किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। सो दोज हु आर बिहाइंड द कर्टेन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
कि आपको ना हो। अभी ये क्लब्स के बारे में पता चला कि आप लोग एक्टिविटी क्लब की बात कर रहे थे। आप लोगों के लिए अगर उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं किस रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो देखिए, मैं रॉकआर्ट का बात करने आया हूँ और मेरे प्रोजेक्ट्स रॉकआर्ट में चलते हैं। तो इस समय मेरे पास टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हैं और सारे के सारे रॉकआर्ट और रॉकआर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस। और वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है IIT भिलाई, IIT BHU, ISS जो दिल्ली में है, या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जेनेटिक डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर के आप किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं, जिसमें कि इंटर्न के रूप में आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। महीने 2 महीने जितनी आपकी फ्रीडम हो, क्या कर सकते हैं? हमारे पास डेटा है, आप उसको एनालिसिस करिए, हम आपको पहले गाइड करेंगे, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करिए। अगर कोई डेटा एनालिसिस हमारे पास ऑलरेडी है तो आप उसमें कंटेंट राइटर के रूप में काम कर सकते हैं। हम आपको एक फॉर्मेट दे देंगे कि दिस शुड बी द वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि आर्कियोलॉजी की या रॉकआर्ट की या एप्लीकेशन ऑफ साइंस के बाद एक राइटिंग का भी डिफरेंट हो जाता है। तो हम आपको पहले एक 2-4 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इस क्लब को ये एक अप्रोच कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इस रूप में हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी चाहते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी के 2 और 3 आवर के डिस्टेंस में बहुत सारे रॉकआर्ट साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं। जैसे कि इंडिया का सेकेंड जो फेमस रॉकआर्ट साइट डिस्कवर हुआ वो है गोरमंगल। गोरमंगल आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सोनभद्र यहाँ से 3 घंटे का डिस्टेंस है। अगर आप अपने फील्ड में आते हैं, आप अपने फील्ड में आए तो आप चाहें तो आप लोग अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अगर देखें तो मैं आप लोगों को ऑन साइट अबाउट रॉकआर्ट प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसका डॉक्यूमेंटेशन करते कैसे। क्योंकि आज तो हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं, रॉकआर्ट की सारी बातें आज के टॉप में तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट टॉप होना चाहिए रिगार्डिंग द डिफरेंट डेटिंग मेथोडोलॉजी व्हाट वी हैव इन इंडिया, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ रॉकआर्ट बेस्ड हिस्टोग्राफी ऑफ रॉकआर्ट इन इंडिया, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन मेथोडोलॉजी ऑफ रॉकआर्ट जो आज के दौर में पूरी दुनिया में हो रहा है, वो भारत में भी हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो इस रूप में अगर आपको कभी अवसर दें, मैडम कभी अवसर दें, तो मैं जरूर आप लोगों को अवसर देना चाहूँगा कि आप इंटर्न के रूप में आए और मैं साइट में जाने को तैयार हूँ। चलिए, तो ये 2 बातें हो गई। अब मैं अपने टॉपिक को सीधा आता हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया है कि मैं रॉकआर्ट पर आपको बताऊँ और रॉकआर्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूँ। देखिए, सामान्यतः आप लोगों ने एक रॉकआर्ट साइट के बारे में ग्रेजुएशन में भी सुना होगा, उससे पहले भी सुना होगा, उसका नाम है भीमबेटका था। तो एक पहले तो कॉम्पिटिशन में अपना भीमबेटका को बुलाइए और आप समझिए कि एक प्रकार का जंगल, उसमें बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, गुफाएं और उन गुफाओं के अंदर चित्रकारी, ये जो है इसे ही हम बोलते हैं रॉकआर्ट। ये आप बेसिकली समझिए पहले कि चूंकि हम साइट पर भी जा रहे हैं वो सब हम पिक्टोरियल देखेंगे। और रॉकआर्ट ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सिंबल नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया इनकी बस, क्योंकि आप रॉकआर्ट करते क्यों हैं? अगेन ये वन ऑफ द रिसर्च टॉपिक है दैट व्हाट वाज द पर्पस एंड व्हाट वाज द डिटरमिनेशन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ रॉकआर्ट। तो आप उसको करते क्यों हैं? उसके बहुत सारे n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, पर रॉकआर्ट बनाने वाला रॉकआर्ट को बनाने से पहले कलर का सिलेक्शन करता है और वो कलर का सिलेक्शन नेचुरली अवेलेबल है हेमेटाइट जैसे पत्थर के रूप में, प्लांट का जूस है, फ्लावर्स के जूस है, बोन मैरो है, ब्लड है, इन सबको मिक्स करता है। उसके बाद एक कलर सेलेक्ट करता है कि वो रेड होगा, डार्क ब्राउन होगा, वो ब्लैक होगा, क्या होगा, जो भी कलर करता है, तब वो जाकर के पेंटिंग करता है। ऐसे में तो बिल्कुल ही हो सकता है कि बस वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जाकर किया है, जरूर कोई ना कोई पर्पज है। इतना सारा समय लगाना, अपना कॉग्निशन लगाना, क्रश करना, तो आपके पास हेमेटाइट स्टोन है, आप उसको क्रश करते हैं, उसके बाद कलर तैयार होता है। तो कई बार लोगों का ये कहना कि बस तो कई बार ये सोचना है कि रॉकआर्ट बस एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वो पेंटिंग जो आपको किसी केव के अंदर मिलता है उसका अपना एक मीनिंग है और उसको बनाने वाली कम्युनिटी, चाहे वो जो भी कम्युनिटी थी, आज हमें पता नहीं है, बनाने वाला जेंडर वो मेल था फीमेल था, हमें वो पता नहीं है,
पर बनाने वाले का जो कॉग्निशन है हम उसको डिकोड कर सकते हैं। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम उस दौर की आर्ट की बात कर रहे हैं जिस समय से संबंधित हमारे पास कोई एपिग्राफिकल और लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास कुछ है तो स्टोन टूल्स हैं, इसके सिवा कुछ गोल के पीसेस हैं और कुछ भी नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में चाहे उसका इकोनॉमिक एंगल हो, चाहे उसका सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके ड्रेसिंग सेंस हो, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, उस समय जो भी प्रैक्टिसेस मिले जिसके लिए हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, यहाँ पर खड़ा होता है रॉक आर्ट। क्योंकि प्रीहिस्टोरिक पीरियड में आपके पास है क्या सिवाय स्टोन टूल्स की? मैं स्टोन टूल को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं इसको आंक रहा हूँ। और एक स्टोन टूल से आप क्या क्या बता सकते हैं? एक स्टोन टूल की बनाने के पर्पस, बनाने की टेक्निक, सिलेक्शन मटेरियल, किस सिलेक्शन को बनाया गया एंड यूटिलिटी, कैसे उसको यूज किया गया था। तो यूटिलिटी आप जब आप बताते हैं, आप लोग का सिलेबस में भी होगा एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, आप उसको आज की एंगल से देख के बताते हैं कि स्टोन टूल का पर्पस इसलिए रहा होगा। आप उसमें भी एक्यूरेट नहीं है। पर रॉक पेंटिंग से आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में जो बता सकते हैं उसका टेंजिबल एविडेंसेस है आपके पास ह्यूमन फॉर्म में। तो इन्हीं सभी बातों को हम लोग आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली बात तो कि बेसिक डेफिनेशन रॉक आर्ट क्या है। दूसरी बात, क्या रॉक आर्ट ही एक शब्द है इसको समझने के लिए? सो देयर आर सो मेनी अदर सिनोनिम्स ऑफ रॉक आर्ट। थर्ड, टाइप्स ऑफ रॉक आर्ट, क्योंकि रॉक आर्ट में आप लोगों ने अभी तक डेकार्ट का मैंने जैसे ही बोला आपके दिमाग में पेंटिंग आ गया होगा। पेंटिंग और नहीं समझते हैं रॉक आर्ट मतलब पेंटिंग, पर रॉक आर्ट अपने आप में केवल पेंटिंग नहीं है, उसके 4 अलग-अलग डिविजन्स हैं, टाइप्स हैं। वो क्या है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। रॉक आर्ट के मिलने के कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिर ये मिलता कहाँ है, उसका लैंडस्केप क्या होता है? उसे हम केव बोलते हैं, शेल्टर बोलते हैं, ओपन एयर बोर्डर्स बोलते हैं, वो क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रॉक आर्ट की स्टडीज से आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? सोसाइटी ही नहीं बल्कि पैलियो क्लाइमेट के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, पैलियो फ्लोरा एंड फौना के बारे में क्या बता सकते हैं। और ये सब हम अकेले आर्कियोलॉजिस्ट को कभी नहीं बता सकते। ये सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है और इसमें जितने भी डिसिप्लिन है हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जरूरत है एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम की, इसमें जियोलॉजिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, जियोलॉजिस्ट हो, लैंडस्केप एक्सपर्ट्स हो, इकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हो, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हो, केमिस्ट्री वाले हो, काफी लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, तब हम कोई बात कर पाते हैं। अगर मैं भी जो आज ये बात कहने जा रहा हूँ ये किसी एक आर्कियोलॉजिस्ट की देन नहीं, न जाने कितने बुक्स को देख करके लंबे समय तक कोलैबोरेटिव काम करने के बाद तब थोड़ा बहुत अनुभव आया है। तो हमें ये जो सारे इंफॉर्मेशन निकालने हैं कि रॉक आर्ट के स्टडी से हम क्या क्या बता सकते हैं, तो वो हम बता तभी सकते हैं जब हमारे पास एक कोलैबोरेटिव टीम होगी। अगर ये नहीं है तो आप जो एंगल देंगे वो एक तरफा एंगल होगा और उसमें केवल आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के आर्कियोलॉजिकल थॉट्स को बता पाएंगे जो अपने आप में पूरा रिजल्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक आर्ट हम नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया में लद्दाख से लेकर के केरल तक हमें रॉक आर्ट मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हम लोगों ने कुछ डिवीजन में डिवाइड किया है। एथनो रॉक आर्ट एक टर्म है। अगर आज के संदर्भ में हमें समझना है कि रॉक आर्ट क्यों बनाया गया, तो इसके लिए जरूरी है कि हम आज जो फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइब्स लोग रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पेंटिंग बनाने की ट्रेडिशन आज भी है, बस अंतर ये है पुराने समय में हमारे पूर्वज गुफाओं के अंदर रहते थे, उन्होंने अपने आर्टिस्टिक जो भी रिजल्ट है, जो भी एग्जीक्यूशंस है वो सेंटर के अंदर किया। आज हमारे पास परमानेंट हाउस हो गया। आज भी आप किसी जंगली इलाकों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, ट्राइबल वाले बेल्ट में चले जाएं, तो वाटर एंड डॉग के हाउसेस आज भी बन रहे हैं, आज भी मिट्टी के घर बन रहे हैं, आज भी लकड़ियों और झाड़ियों के प्रयोग से लोग मकान में रह रहे हैं और उन मकानों को लोगों ने बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है। तो वो क्यों सजाया हुआ है? अगर वो ट्राइब्स के बीच में जाके रहे और 365 डेज 1 ईयर का पूरा डेज है, इन सभी डेज में हम चेकआउट कर लें कि किस किस समय कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि उनके अपने रीजनल और ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं। वो अंत्येष्टि संस्कार करते हैं तो क्या करते हैं, उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं,
जब उनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो क्या होते हैं। आप जब इन सभी को चेकआउट करेंगे, आप जब वो सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सिंबल पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ही बना हुआ है। आपको ये देखने को मिलेगा। मुझे ये जैसे कि सामान्य रूप से हमारे जिस प्रकार की हम लोग सोसाइटी है, आप देखते हो कि शादी विवाह के समय जब कोई विवाह होकर के नववधु घर आती है तो उसके पाम का इम्प्रेशन लिया जाता है दीवारों के ऊपर। ये एक सामान्य सी परंपरा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें कलर का प्रयोग होता है। चावल को पीस करके आटा उससे भी कलर बनाते हैं। तो ऐसे जो एथनिक जो ट्रेडिशन है, एथनिक ट्रेडिशन है, उसकी स्टडी रॉक आर्ट को समझने के लिए जब हम करते हैं उसे हम बोलते हैं रॉक आर्ट। और बिल्कुल लास्ट में कि रॉक आर्ट को समझने के लिए साइंटिफिक टूल्स कौन से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जिनका हम यूज करके उन पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं जो नॉर्मली हमारी इन आंखों से नहीं दिखता। अब जैसे कि मैंने बोला कि क्या है रॉक आर्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस इसका मीनिंग बस यही है कि हर वो आर्टिस्टिक आपकी गतिविधि, जो भी आप आर्टिस्टिक वर्क करते हैं किसी नेचुरल रॉक सरफेस पर, किसी भी प्राकृतिक चट्टान की सतह पर आपके द्वारा किया गया कलात्मक कार्य रॉक आर्ट है। तो कोई भी प्राकृतिक सतह होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि उसके लिए किसी ने वॉल को प्रिपेयर किया हो या फिर उस वॉल के प्रिपेयर करने के बाद कोई डिजाइन बना, जैसे कि अजंता, एलोरा, बराबर, नागार्जुन, ये जितने भी केव्स के आप नाम सुनते हैं, इनमें जो चित्रकारी आपको मिल रही है ये रॉक आर्ट की कैटेगरी में नहीं आती है। रॉक आर्ट में नेचुरल सरफेस के ऊपर जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज आप करेंगे, जो भी आप एग्जीक्यूशन करेंगे, डिजाइन करेंगे, केवल उसे रॉक आर्ट हम कहेंगे। रॉक आर्ट के कितने टर्म्स हैं आप देख सकते हैं। रॉक पिक्चर, रॉक एनग्रेविंग, रॉक पेंटिंग। सबसे फेमस टर्म यही है रॉक पेंटिंग। और जैसे हम रॉक पेंटिंग कहते हैं तो हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। रॉक आर्ट में 4 डिवीजन है, अभी हम लोग बात करेंगे। और रॉक पेंटिंग को बोलने से हमारे साथ लिमिटेशंस क्या आते हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये दुनिया का अब तक का सबसे ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग का एग्जाम्पल है। ये 73,000 साल पुराना है, 73,000 ईयर ओल्ड। ये अफ्रीका से मिला है, इंडिया से नहीं मिला है। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट हमें मिला है सुलावेसिया से, ये साउथ एशिया में ही है, यहाँ से मिला है। इसके अलावा वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है वो पेंटिंग के फॉर्म में नहीं है बल्कि एनग्रेविंग के फॉर्म पे है। वो हमें मिलता है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में ही एक और जगह है, उसका नाम है दरकी चट्टान। ये राजस्थान के और ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो पेंटिंग जो रॉक आर्ट मिला है एनग्रेविंग के फॉर्म में, वो अब तक के दुनिया का सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है। दुनिया का ओल्डेस्ट रॉक आर्ट अब तक ऑस्ट्रेलिया में मिला है और ये सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है जो इंडिया में मिला है और ये भीमबेटका में भी है। ये पर्टिकुलर स्लाइड देने का पर्पस बस ये है कि नॉर्मली हमारे बीच ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, भ्रांति है कि अजंता के अंदर जो पेंटिंग है वो भी रॉक आर्ट है, या एलोरा की गुफा के अंदर हमें कुछ चित्रकारी मिली तो वो भी रॉक आर्ट है। तो देखिए उसको बस डिमार्केट करने के लिए कि रॉक आर्ट देखिए ये है जो किसी नेचुरल सरफेस में किया गया, जो रफ है, सरफेस रफ है। और म्यूरल जो अजंता की पेंटिंग है या एलोरा की पेंटिंग है या बाघ पेंटिंग, बाघ केव जो है मध्य प्रदेश में, इसके अंदर की जो पेंटिंग है इसे हम म्यूरल आर्ट कहते हैं। एक टर्म याद रखिएगा, रॉक आर्ट अलग है, म्यूरल आर्ट अलग है। हम कई बार देखते हैं लूज टर्म लोग उसको वॉल पेंटिंग कहते हैं। वॉल पेंटिंग आज के कॉन्टेक्स्ट में चलेगा, पुराने कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलेगा। हर एक टर्म का एक सर्टेन कंटेक्स्ट होता है, इसे हम कहाँ यूज करें, कहाँ यूज ना करें। तो म्यूरल जो आर्ट है ये वो आर्ट है जब इसे बनाने के लिए हमने एक रफ सरफेस को पहले प्लेन किया, उसके ऊपर प्लास्टर किया, उस प्लास्टर के ऊपर लाइन की कोटिंग की। तो लाइन की कोटिंग से अजंता में 3 कोटिंग का लाइन मिलता है। कोटिंग मतलब आज के कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिए कि पुट्टी
का लेयर चलता है तो बोलते हैं ना कि 2-3 कोटिंग लगाएंगे तो वॉल उतना स्मूथ होगा। अजंता में पेंटिंग में भी लाइन की कोटिंग्स है और उस कोटिंग के ऊपर जो पेंटिंग हुई है उसे हम म्यूरल आर्ट कहेंगे, वो रॉक आर्ट नहीं है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि रॉक आर्ट को बनाने वालों का जो कॉग्निशन था, जो न्यूरोसाइंस था, वो डेवलप नहीं था। हमारे पूर्वज की बिगिनिंग आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलप हो नहीं है। आर्ट तो वहीं शुरू हुआ था और ये आपको बिल्कुल डेवलपमेंट स्टेज का होता है। तो ऐसे ही कुछ चेंज जो आपको जो डिफरेंसेस हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जब मैं रॉक आर्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें अजंता, एलोरा या बाघ या हर वो पेंटिंग जो किसी गुफा के अंदर, वो गुफा जो मानव के द्वारा निर्मित है, मैन-मेड केव्स हैं, उसमें की पेंटिंग को रॉक आर्ट नहीं कहते। रॉक आर्ट हमेशा नेचुरल केव होगा और उस नेचुरल केव के वॉल या सीलिंग या फ्लोर, इसके ऊपर ये एक्टिविटी की जाती है और वो सरफेस प्लेन नहीं होगा, अंडुलेटेड होगा, रफ होगा, क्योंकि वो नेचुरल। टाइप्स ऑफ रॉक आर्ट की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक आर्ट मेनली 4 हैं। सबसे पहला टाइप पेट्रोग्लिफ्स, क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे जो ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है उसे पेट्रोग्लिफ्स ही कहते हैं। अभी तक जो टर्म है आप लोगों ने कई बार सुना होगा इनग्रेविंग। इनग्रेविंग जो टर्म है ये हम इंडिया में काफी ज्यादा यूज करते हैं, पर पूरी दुनिया में जो सबसे माना हुआ जो टर्म है, जो पूरे एकेडमिया में एक्सेप्टेड है, पेट्रोग्लिफ्स टर्म है। इस प्रकार का रॉक आर्ट कैसा होगा? आप ये स्टोर एग्जांपल देख होंगे, कोई भी रफ सरफेस जिसके ऊपर आप किसी हार्ड टूल से इनग्रेव कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इस वॉल पर अगर आपको अपना नाम लिखना है, लिखिएगा कभी मत, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसा करिएगा कभी मत। आप किसी हार्ड टूल से, मान लीजिए कि आपने लोहे की कांटी ली और उस पर अपना नाम लिखा लोहे की कांटी से, तो जो लोहे की कील से आपने लिखा उसके सरफेस का कुछ हिस्सा निकल के गिर गया होगा, तभी एक इमेज क्रिएट होगा, आपका नाम मतलब एक इमेज क्रिएट होगा। इसलिए इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव आर्ट। आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तब एक फिगर बनता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये बैटरिंग करके, बैटरिंग मतलब पेट्रोग्लिफ्स में बहुत सारे अलग अलग और डिविजन्स हैं, रेलिफ आर्ट, एंग्रेविंग, हैमरिंग, चिजलिंग, एब्रेडिंग, इंसाइजिंग, पेकिंग, बैटरिंग। एंगल और टेक्निक बदल देंगे तो उसका टर्म चेंज हो जाएगा। बैटरिंग मतलब किसी भी एक रफ स्टोन को ले लीजिए जिसका पॉइंट थोड़ा आगे निकला हो, पॉइंटेड स्टोन हो, और किसी स्टोन सरफेस पर आप उसको हैमर की तरह बैटर करें, लगाएं, पीटते रहें, इसे बैटरिंग कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैटरिंग टेक्निक से बना है ये पेट्रोग्लिफ्स। सभी को एक ही अम्ब्रेला में रखिए, है ये पेट्रोग्लिफ्स और ये किसी शार्प टूल से इनग्रेव किया गया है। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। इसमें जो इनग्रेव किया गया है वो गड्ढा नहीं बना, शैलो नहीं हुआ, पर यहाँ पर देखिए डीप आपको गड्ढा दिख रहा है। इस तरह का रॉक आर्ट आपको लद्दाख में भरा मिलेगा, खूब सारे आपको पेंटिंग्स, एक रॉक आर्ट का पेट्रोग्लिफ एग्जाम्पल लद्दाख में मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको मिलेगा केरला के एड़ाकल से। ये 2 एरिया आपको इस तरह के आर्ट के लिए फेमस है। कोंकण रीजन जो है, कोंकण रीजन तो बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक जाता है, तो ये पूरे रेंज में भी आपको पेट्रोग्लिफ्स खूब मिलता है। ये कोंकण रीजन का फोटोग्राफ है और ये लद्दाख का है। एक टाइप का। सेकेंड टाइप है पिक्टोग्राफ। एक्चुअली यही वो टर्म है जिसको लेके ज्यादातर लोग अवेयर है। रॉक पेंटिंग हमने पहले बोला था, एक टर्म है, पर जब हम रॉक पेंटिंग बोलते हैं तो लिमिटेशन यही है कि रॉक पेंटिंग रिप्रेजेंट करता है केवल पिक्टोग्राफ। पहला वाला एग्जांपल, आपने आयरन कील से अपना नाम लिखा तो उसमें से कुछ लेयर्स रिमूव हो गए। ठीक अपोजिट है, इफ यू आर एडिंग समथिंग ओवर द वॉल एंड द वॉल इज रफ, इफ यू आर एडिंग, व्हाट यू आर एडिंग, यू आर एडिंग पिगमेंट। तो जो आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ रिमूव नहीं किया, आपने ऐड किया, इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ये रॉक आर्ट इंडिया में आप केरला वाला एरिया छोड़ दीजिए, एड़ाकल का रेंज, और लद्दाख को छोड़ दीजिए और नॉर्थ ईस्ट भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा पूरे भारत में मिलता है, हर राज्य में मिलता है। थर्ड
कैटेगरी है जियोग्लिफ्स। जियो क्रम से देखिए, जियो तो ये ज्योग्राफिकल हो गया था, ग्लिफ्स एक आर्ट, एक बनावट। तो जियोग्लिफ्स एक ऐसा आर्ट का एग्जाम्पल है जो नॉर्मली आज से 10 साल पहले तक इंडिया में रिपोर्ट नहीं था, इसको कोई इस पर काम नहीं हुआ था। 10 साल पहले बोलना ज़्यादा हो गया। सन 2020 से पहले इंडिया में जियोग्लिफ्स रिपोर्टेड नहीं था। सन 2020 के बाद अब इंडिया में जियोग्लिफ्स डिस्कवर कर लिया गया है। इससे पहले जो वर्ल्ड का सबसे फेमस जियोग्लिफ्स है वो नाज़का लाइन, माचू पिच्चू आपने सुना होगा, और पेरू कंट्री का नाम है। तो वहाँ पहाड़ के स्लोप पर, किसी भी माउंटेन का जो स्लोप वाला एरिया है, वहाँ पर इस तरह के इमेजेस बने हैं और वो उन इमेजेस की साइज 1 किलोमीटर से बड़ी है। 1 किलोमीटर से बड़ी है। ये किसी गुफा के अंदर कभी आपको नहीं मिलेगा, ये किसी माउंटेन के स्लोप में मिलेगा या प्लेन बैरल लैंड के ऊपर मिलेगा। इसके अलावा कोई इसका दूसरा कंटेक्स्ट नहीं है। इस तरह के आर्ट को बनाने के लिए कितने लोग लगे होंगे अब तक कोई अनुमान नहीं है। इसका साइज इंडिया में एक आर्ट मिला है जैसलमेर राजस्थान से, 2021 में डिस्कवरी हुई है। 10 किलोमीटर लंबा ये आर्ट है। जैसलमेर और बाग में आपने सुना होगा सैंडल्स का इलाका है और इन्हीं सैंडल्स के साथ में ये डिजाइन बना हुआ है। ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये रत्नागिरी का है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। अगेन ये कोंकण रीजन का है। इसी साल ये टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है, इसी साल ये हुआ है, क्योंकि ये इंडिया का पहला जियोग्लिफ्स है और ये वैरायटी जो यहाँ के जियोग्लिफ्स की है वो बड़ी अजीब है। वेल मछली तक यहाँ के आर्ट में बनाया हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे आपको फॉनल डिटेल्स यहाँ पर मिले हैं, डिपिक्ट किए गए, जो इंडियन ओरिजिन के हैं ही नहीं या इंडिया में मिलते ही नहीं। उस तरह के एनिमल्स को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। कंगारू, जिराफ, ऐसे बनाए गए। डेटिंग किसी को अब तक नहीं पता। लोग अनुमान से बोल रहे हैं कि मेसोलिथिक पीरियड का है, पर एक्यूरेट डेटिंग कभी तक नहीं पता। IIT चेन्नई और कुछ और इंस्टीट्यूशंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र इस पर काम कर रही है। अभी रिसर्च चल रहा है। तो जियोग्लिफ्स का मतलब ये हुआ मिनिमम जिसका आकार 100 फीट से ज्यादा है। अगर ये जमीन पे मिलता है तो इस तरह के आर्ट को हम जियोग्लिफ्स बोलेंगे। कई बार ये इनग्रेव करके बनेगा, मतलब खुरेज करके बनेगा, और कई बार पत्थर के जो पैड्स होते हैं ना, पीसेस, उनको क्लब कर देंगे और एक फिगर बनाएंगे। वो फिगर कभी भी आप उसके पास खड़े होकर के तो समझ ही नहीं सकते। उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल किसी हिल के टॉप पे जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ हिल नहीं है तो या तो हेलीकॉप्टर या ड्रोन से फोटोग्राफी करनी होगी, और कोई चारा नहीं। यही वो कारण है इस रास्ते से कई बार लोग गुजरे, इसके बगल में गाँव है, पर कभी कोई समझ नहीं पाया कि ये जियोग्लिफ्स है, क्योंकि वो जो देख रहा था वो उसके छोटे से हिस्से को देख रहा है। बाद में ड्रोन तो आर्कियोलॉजी में अप्लाई होने लगा महज 6 से 7 साल में। इससे पहले ड्रोन का यूज नहीं होता था। इससे पहले काइट फोटोग्राफी हुई थी 2009 में। हम लोग याद है कि नालंदा में फोटोग्राफी हुई, काइट फोटोग्राफी, और उस समय लगता था कि ये कितनी बड़ी एक खोज है। पतंग में कैमरे को फिट करके नीचे से उसको ऑपरेट करते थे। ड्रोन आज काफी इजी हो गया है। लास्ट ये टाइप्स है पेट्रोग्लिफ्स का पिक्टोग्राफ। पहले करते क्या है, किसी भी रफ सरफेस पर एक इंग्रेविंग करके डिजाइन बना लिया, जैसे कि आप देख रहे हो कि डिजाइन बना लिया, आपने उसके पोर्शन को रिमूव कर दिया, और फिर रिमूव जो सरफेस है उसमें आपने कलर को फिल कर दिया। तो यहाँ हो गया पेट्रोग्लिफ्स, मतलब पहले आपने इंग्रेविंग एक्सट्रैक्ट किया। कम पिक्टोग्राफ मींस यू हैव एडेड द पिगमेंट ओवर द एक्सट्रैक्ट सरफेस, इसे बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स का पिक्टोग्राफ। इस तरह का आर्ट इंडिया में केवल 2 जगह मिलता है पॉलिटिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग, केवल उड़ीसा और छोटा नागपुर रीजन झारखंड में। इससे ज्यादा हमें कहीं और से रिपोर्टेड फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में कुछ और डिस्कवरीज हो सकती है। और ये जो पूरा रेंज है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसी में ये मिलता है। अब तक जब लोगों ने पढ़ा ये रॉक आर्ट के टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ा, रॉक आर्ट का डेफिनेशन पढ़ा, सिनोनिम्स पढ़ा, टाइप्स क्या है ये जाने। अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि एक्चुअल में कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ ये मिलता है। ये है शेल्टर। आप शेल्टर देख सकते हैं, मैंने कुछ नंबर्स लिखा हुआ है।
जिसके एक शेल्टर उसे कहेंगे जिसके मिनिमम 3 वॉल्स हो, 3 फेसेस हो। ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम सीलिंग बोलते हैं, साइड वाला और दूसरे साइड वाला। अगर ये वॉल नहीं है तब वो शेल्टर नहीं है। शेल्टर की डेफिनेशन यही है। तो शेल्टर ऐसा होता है, ये मैं बिल्कुल शैडो और छोटे शेल्टर की बात कर रहा हूँ, बड़े शेल्टर भी मिलते हैं। शेल्टर हमेशा 3 साइड से या मिनिमम 2 साइड से ओपन होगा। 3 साइड से भी हो सकता है और मिनिमम 2 साइड से ओपन होगा। कई बार होता है कि हैंग करता है और चारों तरफ से ओपन है, केवल एक तरफ से वॉल है। इसमें बनाई जाने वाली पेंटिंग ड्यू टू नेचुरल वेदरिंग लंबे समय तक टिकती नहीं है, पर शेल्टर में हमें बड़ी संख्या में पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। केव की एक ही बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, वो 3 तरफ से घिरा होगा, एक ही साइड केवल ओपन होगा, केवल एक साइड। ये जो फोटोग्राफ है, ये वही जो मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट जहां से पेट्रोग्लिफ्स मिला है, टर्की चट्टान का ये इमेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये केवल सामने से खुला है और अंदर एक अंधेरी गुफा है जिसमें पेंटिंग नहीं मिला है, पेट्रोग्लिफ्स मिला है जिसको एनग्रेव किया गया है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट मिलता है ओपन एयर बोल्डर। ये लद्दाख का एक इमेज है, कारगिल वैली का। इसमें तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये बड़ा बाद का है, वरना आपको अब तक जो डेटिंग वहाँ की हुई है नियोलिथिक पीरियड से पेंटिंग मतलब पेट्रोग्लिफ्स आपको मिलता है। तो जो वो पेट्रोग्लिफ्स मिलता है वो इसी प्रकार खुले आकाश के नीचे जो बोल्डर है उस पर ये मिलता है। इसी तरह से वो स्मूथ दिखता है। ज्यादातर ये नदी के किनारे मिलता है, जैसे नुब्रा वैली है या वहाँ पर ज़ांसे वैली है या पूगा वैली है। तो इन वैलियों के बीच से छोटी मोटी नदियाँ बहा करती हैं और उनके बगल में नेचुरल बोल्डर्स बड़े उन बोल्डर्स के ऊपर इंग्रेविंग करके पैटर्न करके एक इमेज बनाई गई है नियोलिथिक पीरियड से लेके अब तक। अभी भी कुछ कम्युनिटी है जिनमें जो शेफर्ड होते हैं अपने जानवरों को लेकर के वो जाते हैं चराने के लिए, उस समय अपने टाइम पास करने के लिए इसमें बैटरिंग करते हैं। वही आने वाला समय का रिकॉर्ड हो गया। और वो जो बैटरिंग करते हैं उसमें एक डिजाइन बनाते हैं। सपोज एक डियर है और उसको कोई हंट करना है, इस तरह के डिजाइन से। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं ओपन एयर बोल्डर। अब बात आती है कि रॉक आर्ट की ये सारी स्टडी करना एक टाइप जाने का मतलब क्या है, आखिर इससे फायदा क्या है। तो मैंने जैसे बोला था कि रॉक आर्ट नॉर्मली प्रीहिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो प्रीहिस्टोरिक पीरियड का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है और ना ही ऐसा कोई समय ऑडियो रिकॉर्ड था कि आज हमारे पास है। पर हम रॉक आर्ट से रॉक आर्ट को ऑब्जर्व करके क्या क्या समझ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पैलियो इन्वायरमेंट का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ। आपके बीएमसी के बड़े ही करीब एक जगह का नाम है घोरमंगर। ये घोरमंगर की गुफा में एक केव है, उस केव में राइनोसेरस बना हुआ है। राइनोसेरस कहाँ बना है? सोनभद्र में। तो आपके मन में एक बीइंग स्टूडेंट आप जरा सोचिए इस बारे में कि अगर राइनोसेरस यहाँ की गुफा में बना हुआ है, चूंकि आज राइनोसेरस यहाँ दिखता नहीं है, तो आप क्या क्या पॉइंट सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको बनाने वाला उस एरिया से आया होगा जिसने राइनोसेरस देखा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ के लोग ट्रेड या किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से वैसी जगह गए हों जहाँ राइनोसेरस था और उन्होंने देखा और उसको आगे बनाया। पॉइंट नंबर 3, आप में से कोई अमेरिका घूम के आया है और उस जगह के बारे में बता रहा है, आपने उसी को कॉग्निशन रखा, बना दिया। और पॉइंट नंबर 4, वो एनिमल यहाँ होता था, आज नहीं है, क्योंकि इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे, हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं ये जो फोर्थ जो मैंने बताया जो गुंजाइश है, एक्चुअल में यही सत्य है। सोनभद्र का रीजन पहले दलदली एरिया था और यहाँ पर राइनोसेरस हुआ करते थे। और सबसे लास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड राइनोसेरस की है बाबर के समय का, जब वो अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में राइनोसेरस के हंटिंग की बात इस चुनार किले के अगल बगल करता है। तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मिर्जापुर और सोनभद्र एक ही एरिया है, जोग्राफिकल रेंज एक ही है। तो ये प्रमाणित होता है कि यहाँ राइनोसेरस होते थे, अब एक्सट्रीम कर गए ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। तो केवल एक रॉक पेंटिंग से हम लोगों ने अजम्पशन लेना शुरू किया और हमारे पास अगर वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद वो अपनी स्टार्टिंग के थीम में ही रह जाते कि या तो कोई आसाम का यहाँ आके बनाया, या तो हम आसाम गए और देखे और इंस्पायर हुए, एक अलग तरह का जानवर ने देखा और उसको बनाया,
या फिर हमारे बीच कोई गया और आया, कहानी सुनाया, हमने बना दिया इसको। इसके अलावा हमारे दिमाग को और गुंजाइश तब तक नहीं आ रही थी जब तक कि हमारे पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था। नंबर 5, इस एरिया में जो सोन वैली वाले एरिया में बहुत सारे काम हुए और एक पता चला कि इस एरिया में राइनोसेरस होता था, उनके बोन मिले, उनके फिजिकल रिमेन्स मिले, लिटररी रिमेन्स हो गए, फिजिकल रिमेन्स हो गए और पेंटिंग हो गया। अब इससे ज्यादा एविडेंस चाहिए। तो एक रॉक पेंटिंग से आपने उस एरिया के पैलियो इन्वायरमेंट का केस कर लिया, क्योंकि राइनो तो वहीं रहेगा, राइनो तो सैंड ड्यून्स में रहेगा नहीं। तो राइनो तो आज भी वहीं रहेगा जहाँ बदल इलाका है, जहाँ नेचर ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जहाँ फ्लक्चुएट करती है। सोशल लाइफ स्टाइल, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। लोगों का डांस करने के तरीके, लोगों का पहनावा, ये सब आपको रॉक आर्ट में देखने को मिलेगा। पैलियो बॉटनिकल रिमेन्स, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स के या प्लांट्स के पिक्चर्स हमें रॉक आर्ट में देखने को मिलते हैं जो आज उस रेंज में है ही नहीं, जबकि उसमें डिपिक्ट किया गया। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये केवल फौना जो एनिमल है उन्हीं को केवल प्रभावित नहीं कर रहा था, नहीं किया है, बल्कि प्लांट्स को भी प्रभावित किया है और वो भी चेंज हो रहा है समय के साथ। पैलियो इकोलॉजी, आप जब किसी शेल्टर में काम करते हैं तो शेल्टर में जहाँ पेंटिंग आपको मिलता है उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है, पैटिनेशन उसे बोलते हैं, थिन लेयर। अगर उस थिन लेयर को आप एक्सट्रैक्ट करके स्टडी कर लें लैब में, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम केवल एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके अगर आप उसको लैब में दे दें, सेट एडेक्स आप कर लें, टेप कर लें, ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, तो आप बता सकते हैं कि जब ये लेयर पतली इसके ऊपर चढ़ी है तो वो टेम्परेचर उस समय का क्या था, ये आप बता सकते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब आप किसी रॉक आर्ट साइट में जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट फ्लोरा एंड फौना, अभी मैं बोला कि स्पेलिंग एरर हो गया, दोनों एक ही टर्म हो गया कि फ्लोरा एंड फौना को रीड करके। नॉलेज ऑफ कलर मेकिंग, अलग अलग तरह के कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये कलर्स कैसे बनाए गए, कलर्स को बनाने के लिए एडहेसिव क्या मिलाया, वो जो एडहेसिव मिलाया वो ऑर्गेनिक था या इनऑर्गेनिक था। अगर ऑर्गेनिक था तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करिए और उसकी कार्बन डेटिंग कर लीजिए, रॉक आर्ट की डेटिंग हो गई। ये सब नॉलेज जो है आपको रॉक आर्ट की स्टडी से ही पता चलेगा। आप बता सकते हैं कि उसको पेंटिंग करने की डेट क्या है। वॉर वेपन्स, कई सारे वॉर के सीन देखते हैं और उसमें किस प्रकार के उन्होंने वेपन्स को यूज किया था। हंटिंग वेपन, वॉर और हंटिंग आप समझ रहे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हंटिंग वेपन आपको अलग अलग मिलेगा, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि कई बार आपको हाउस के पैटर्न डिजाइन्स आपको देखने को मिलते हैं। डांस फॉर्म, वे ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस। अब ये एग्जांपल आप देखिए, ये मध्य प्रदेश का एक पेंटिंग है, उसका ये हैंड ड्राइंग है, एल्विन नेमार है, ये उनकी ड्राइंग है। इसमें जो सीन दिखाया गया है ये डेथ रिचुअल है। आप लोगों ने ये सुना होगा मेगालिथिक महाश्मक समाधियां। तो मेगालिथिक में ये एक सीन है जिसमें भी वो केव बरियर है। ये केव बरियर में बीच में लोगों को बलिड किया गया। ये लोग इस दुख को मना रहे हैं, देखिए ये दुख मना रहे हैं, ये कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। तो डेथ रिचुअल जैसा हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो मेगालिथिक बरियर्स हमें फिजिकल फॉर्म में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में मिलते हैं, इसका पिक्टोरियल एविडेंस भी है। ये एग्जांपल आप देखिए, आज भी ये झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के अलग इलाकों के ट्राइबल्स के बीच में डांस के इस तरह के फॉर्म हमें दिखते हैं जहां लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ग्रुप में डांस करते हैं। इस तरह के डांस के एग्जांपल हम लोग को रॉक सेंटर्स में भी मिलते हैं। तो इस तरह के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सिंस हिस्टोरिक पीरियड टू पीरियड, अभी तक वो मरा नहीं, अभी तक वो चल रहा है, वो जीवित है हमारे बीच में। हम उसकी एंटिक्विटी ट्रेस करते हैं रॉक आर्ट के थ्रू। अगर रॉक आर्ट नहीं होता तो इस तरह के प्रैक्टिसेस की एंटिक्विटी क्या है बता नहीं सकते। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। वे ऑफ हंटिंग, अभी देखिए ये चूहे को मारने का प्रयास कर रहा है। रैट हंटर्स जिसे मुसहर कहते हैं, मुसहर कम्युनिटी होती है, उन्हें हम रैट हंटर्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ट्रेडिशन आज भी आपको कुछ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ये जो फीमेल्स हैं, ये लोगों ने बास्केट दिया हुआ है सामान को कैरी करने के लिए। ये आज भी आपको देखते होंगे, खरमुसर समझते हैं, खरमुसर अनाज के लिए यूज होता है। ये हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में आएगा, आपके किचन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट में आएगा।
इस तरह के सीन्स भी डिपिक्टेड हैं। किस प्रकार का लोग बास्केट लेके चलते थे सामान को कैरी करने के लिए प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में। इसकी रेटिंग है अपर कलेक्टिव पीरियड। पहले भी और आज भी हनी कलेक्ट करने का काम चलता था और आज भी कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये सोनभद्र का एग्जांपल है कि कैसे हनी को कलेक्ट कर रहे हैं। तो हनी जब कलेक्ट कर रहे हैं तो इससे आपको डायरेक्ट एविडेंस क्या मिला? फूड हैबिट। आप फूड हैबिट के बारे में बता सकते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स मध्य प्रदेश से मिलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस पेंटिंग में हमारे पास उस जमाने का कोई हट का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है। तो हट का क्योंकि आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में कभी भी सुपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, सुपर स्ट्रक्चर रेयर ही मिला है। प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में तो आज तक नहीं मिला। पेंटिंग से आपको पता चल सकता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता था और उस सुपर स्ट्रक्चर में घर में लोग कैसे रहते थे। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके क्लियर को देखिए दिखाया गया है। फिश है, सामने वाला उसको ऑफर कर रहा है, टेबल है, कुछ सेरामिक्स है। ये सारे प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की पेंटिंग है। इसे मेसोलिथिक पेंटिंग आइडेंटिफाई किया गया है वीएस वाकड़कर के द्वारा। आप सभी को पता होगा वीएस वाकड़कर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा म्यूजिकल सेंस भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास एग्जांपल है। ये देखिए काफी लंबा खड़ा है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये दिया हुआ है। आपने गोल्ड कॉइन में तो देखा होगा समुद्रगुप्त वाला। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को बहुत मिलते हैं। ये पंचमढ़ी एरिया से देखिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या पीछे वाला को दिख रहा है? क्या बात है, आप सुबह से आपको कब से क्लास ले रहे थे? 8 o'clock मॉर्निंग। गेम के एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। चौसर गेम का रॉक पेंटिंग का डिस्कशन है और इसे रखा गया है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। अब जब इंडिया के पूरे इंडिया के रॉक आर्ट को अगर देखा जाए तो उसे कई जोन में डिवाइड किया गया है। वो जोन क्या है? ये नॉर्दर्न जोन जिसे हिमालयन वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन। इतने सारे जोन में हमें रॉक आर्ट देखने को मिलता है। और ये सभी रॉक आर्ट जो मैंने बताया था आप लोगों को, पेट्रोग्लिफ्स, पिक्टोग्राफ, जियोग्लिफ्स, पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ, इन्हीं एरिया से देखने को मिलता है। जैसलमेर वाले इलाके से, ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, इस इलाके से हम लोग को जियोग्लिफ्स मिला है और ये डिस्कवरी रिसेंटली है, 2021 में ये डिस्कवरी हुई है। अब मैं कुछ एग्जांपल दूं लद्दाख से। लद्दाख में किस प्रकार के रॉक आर्ट मिलते हैं। इस प्रकार का वहाँ का लैंडस्केप होता है, बैटरी करके इस प्रकार के वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको डिपिक्ट किया जाता है। राजस्थान की कुछ पेंटिंग्स हैं, इस प्रकार की पेंटिंग दिखाई जाती है। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स को यहाँ डिपिक्ट किया जाता है। गुजरात के कंटेक्स्ट में आप चले जाइए तो गुजरात चूंकि कोस्टल एरिया से लगा हुआ है तो वहाँ की पेंटिंग में बोर्ड को काफी डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में कुछ देर पहले मैंने बोला था जियोग्लिफ्स, ये भी वहीं का एक एग्जांपल है रत्नागिरी के जियोग्लिफ्स का। तो ये तो चूंकि रिसेंट डिस्कवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का एविडेंस केवल और केवल कोंकण रीजन से मिला। कोंकण रीजन में भी नॉर्दर्न कोंकण रीजन से केवल मिला है और कहीं से ये नहीं मिला। पूरे भारत में इस तरह का एग्जांपल और कहीं से नहीं है, केवल यहीं से। ये मैंने बोला था आपने कि जैसलमेर की जो डिस्कवरी हुई वो यही है। 11 किलोमीटर लंबा यही वो जियोग्लिफ्स है। इस जियोग्लिफ्स को, ये गूगल अर्थ इमेज है, गूगल अर्थ इमेज में आप देख सकते हैं इस जियोग्लिफ्स के चारों तरफ कितने पिलर्स मिल रहे हैं और इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, मेगालिथिक बैरियर भी मिले हैं। तो माइक्रोलिथ्स भी हमें मिला था मेसोलिथिक पीरियड का, जो कि नॉन ज्योमेट्रिक वो सारे माइक्रोलिथ्स हैं, और 11th सेंचुरी AD तक का इंस्क्रिप्शन भी मिला है। अब इस फेज में ये जियोग्लिफ्स किस फेज का ये हमें नहीं पता, और ये जियोग्लिफ्स अब तक इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स ये है, 10 किलोमीटर से भी लंबा है। ये जो मैंने बताया था कुछ देर पहले आप लोगों को, मध्य प्रदेश वाला इलाका भीमबेटका का, ये भीमबेटका का पेंटिंग है। भीमबेटका की जो पेंटिंग है ये अकेली ऐसी रॉक आर्ट साइट है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। इंडिया में रॉक आर्ट साइट्स तो दुनिया का
थर्ड बिगेस्ट सेंटर है। और जब बात आती है कि यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट में कितने हैं, तो यूनेस्को में केवल एक ही है, ये बैठा। सेकेंड अभी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गया है कोंकण वाला, अब उसे मेन लिस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा वो फ्यूचर बताएगा। पर ये दुर्भाग्य है कि भारत में जबकि थर्ड इम्पोर्टेंट सेंटर है वर्ल्ड का, और यहाँ पर रॉकआउट सेंटर सबसे कम है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि रॉकआउट से रिलेटेड रिसर्चेस इंडिया में नाम आ रही है, मतलब कि गिने चुने 4 से 5 लोग ही रिसर्च कर रहे हैं और रॉकआउट पे रिसर्च नहीं हो रहा है। रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कई कारण है। लेकिन नॉर्मली इस तरह की चीजें आपको जंगल, पहाड़ ऐसी जगह में देखने को मिलते हैं, और सब में इतनी हिम्मत नहीं है कि जंगल पहाड़ में जाए। दूसरा, ये ऐसी स्टडी नहीं है कि गए आप किसी इमेज का, किसी मूर्ति का, किसी मंदिर के यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आप चले आए, रात बैठ करके आप स्टडी कर रहे हैं, आपको वहाँ रहना पड़ता है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर मोबाइल टावर भी नहीं है, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं चलेगा, तो फिर कोई जाता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मतलब कहीं माउंटेनिंग भी करना पड़ता है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। कई जगह व्हीकल्स नहीं जाते हैं, 2 व्हीलर छोड़िए कोई नहीं जा सकता है, केवल पैदल जाना पड़ेगा। नंबर 3, जब आपको बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता है तो आपके साथ सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कई रीज़न हैं कि क्यों रॉकआउट पर रिसर्चेस कम हुए। प्री हिस्टोरिक कंटेक्स्ट और रॉकआउट को अलग मत समझिए, एक ही समझिए। प्री हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि कंटेक्स्ट में बहुत कम रिसर्चेस हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये नॉर्मली आपको ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर कोई मॉडरेटर रोड नहीं है, जहाँ कोई वाईफाई या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी या मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये तमिलनाडु का है, बेलारीकोंकी नाम की जगह है, वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, आज भी वहाँ पेंटिंग करती है। लिविंग रॉकआउट ट्रेडिशन को समझने के लिए ये काम किया गया था। ये बेल्लारी नामक जगह है कर्नाटक का, वहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे पेट्रोलियम्स आपको दिखते हैं। यहाँ के पेट्रोलियम्स की खूबी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बुल का डायरेक्शन यहाँ मिलता है, और जो बुल का जो हॉर्न है उसके एंड में आपको ट्राइडेंट मिलता है। तो हर एरिया के रॉकआउट की अपनी एक ब्यूटी है और अपना एक ऐसा इंपॉर्टेंस है जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस अपने आप को करता है। ये अडक्कल है, केरला का एरिया, वायनाड वाला डिस्ट्रिक्ट जो है केरल में, ये आपने सुना होगा नीलगिरी रेंज का बिल्कुल सदर्न टिप जो है ये वहाँ का है। ये सारे आप देख रहे होंगे इंग्रेविंग्स, ये सारे इंग्रेविंग्स में डांसर्स बने हुए हैं, और आज भी केरल की कम्युनिटी में यक्ष पूजा एक होती है इसी प्रकार का, जैसा इसमें डांसिंग दिखाया गया, सेम कोरियन ट्रेडिशन आज वहाँ पर देखने को मिलता है। अगेन लिविंग ट्रेडिशन में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से रॉकआउट जो हिस्टोरिक पीरियड का है वो ट्रेडिशन आज भी हमारी कम्युनिटी के बीच देखने को मिल रहे हैं। ये पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है, पिक्टोग्राफ यहाँ नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा के एरिया से ये रेयर एग्जाम्पल है कि एनिमल का डिपिक्शन है। ओडिशा छोटानागपुर के रीजन में रॉक आर्ट में ह्यूमन और एनिमल का डिपिक्शन न के बराबर है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स ज्यादा है, और जो पेंटिंग है वो मोनोक्रोम नहीं है, पॉलीक्रोम है। आप देख सकते हैं 2 से 3 कलर का यूज किया गया है। इस तरह के एग्जाम्पल्स इंडिया में बहुत कम है। जहाँ भी आप 1 से ज्यादा कलर का यूज एक ही पेंटिंग में देखेंगे तो वो पेंटिंग हमेशा प्री-हिस्टोरिक पीरियड के बिल्कुल एंड फेज का होगा, बिगिनिंग का नहीं। ये झारखंड का है, आप देख सकते हैं उड़ीसा और झारखंड के पेंटिंग में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों के दोनों पेंटिंग में कई कलर्स यूज किए गए हैं। और ये झारखंड का सबसे फेमस सेंटर है, इसका नाम है इसको, ये हजारीबाग में पड़ता है, ये वहाँ का है। अभी हाल ही में 2 से 3 महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइट को प्रोटेक्ट किया है। रॉकआर्ट की स्टडी में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स हैं रॉकआर्ट के लिए वो 10 नंबर से भी कम है। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन किया नहीं है, ये भी कारण है कि लोग उसकी स्टडी नहीं करेंगे। ये सबसे नज़दीक जो BHU सबसे नज़दीक वाला सेंटर है कौवा को, ये वहाँ की पेंटिंग है।
ये बिल्कुल सोन नदी के किनारे के पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। कुछ लोग नाव के दोनों किनारों पर बैठे हैं और ये उस समय के हंटिंग प्रैक्टिस को बता रहा है कि वो लोग हंटिंग कैसे करते थे। आज भी सोन नदी में कम्युनिटी, कई ऐसी कम्युनिटी है जो इसी प्रकार से नाव पर बैठ करके हंटिंग करती है। तो कई ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसकी कंटिन्यूटी हम आज भी ट्रेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एथनो रॉक आर्ट। मैंने जैसा बोला था, जो ट्रेडिशन आपको प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में देखने को मिलता है, अगर वो ट्रेडिशन आज भी आपकी सोसाइटी में देखने को मिले तो इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी को, जैसे हम एथनो आर्कियोलॉजी बोलते हैं, इसे हम एथनो रॉक आर्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पेंटिंग है जिसमें एक हट बना हुआ है। हट के ऊपर एक इसका रूप भी है, यहाँ पर एक बोर्ड भी है। जब आप यहाँ के नेटिव ट्राइब से पूछेंगे, जैसे कि ये एरिया जहाँ का है, यहाँ पर जो ट्राइब्स है वो ओराव ट्राइब है, तो बोलेंगे ये देवता का घर है, देवता का घर। अब ओराव कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ में उसी प्रकार का घर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ एक बोर्ड है, सॉरी यहाँ बोर्ड है, उन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है, वो पिकअप है, और एक्चुअली यहाँ जो दिख रहा है ये भी पिकअप है। उनका ऐसा मानना है कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ जो जाएगा वो यही जाएगा। तो देवता का घर वो अपने हाथ में आज भी बनवाते हैं। हालांकि उनके कम्युनिटी में शेल्टर के अंदर पेंटिंग करने की परंपरा खत्म हो गई, पर वैसी पेंटिंग वो आज भी अपने घरों के दीवारों पर करते हैं। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि लोगों ने अपना रहने का जो स्थान है वो चेंज कर दिया। शुरुआत में जो बिल्डिंग में देख रहे हैं वो रहते थे केव के अंदर, तब उनके पास ये कॉर्पोरेशन डेवलप नहीं हुआ था कि उन्हें अपना एक मकान का रहना है या वाटर डॉग के हाउस में रहना है, तो बाद में बना के रहने लगे। तो शुरुआत में केव के अंदर हमें इस प्रकार की जो ड्राइंग मिल रही है, आज के दौर में कई लोगों के हाथ पर और उनके मकान के दीवारों पर देखने को मिल रही है। इस प्रकार के स्टडी को हम एथनो रॉक आर्ट कहते हैं। ये एग्जांपल देख लीजिए, आज भी कई पुराने जो रॉक पेंटिंग्स हैं हिस्टोरिक पीरियड के, उसमें हमें पाम आउटलाइन मिल रहा है, पाम प्रिंट मिल रहा है। ये आज भी कई ऐसी कम्युनिटी है, घर कम्युनिटी है, उनके यहाँ भी दिवाली के 2 दिन पहले वो अपने घर के दीवारों को अच्छी तरह से गोबर से लीपते हैं, फिर उसके बाद चावल के आटे का कलर बना करके इस तरह से पाम इम्प्रेशन देते हैं। आज भी करते हैं। अभी नवरात्र चल रहा है, कई लोगों के घरों में बन चुका होगा या हो सकता है अंतिम दिन बनेगा। हल्दी में आप हाथ डालेंगे, उसके बाद इसका छापा लेंगे रामनवमी के दिन। तो ये जो परंपरा ये अभी भी चल रही है, ये पुरानी से लेकर के अभी तक इस तरह के स्टडी को ही हम एथनो रॉक आर्ट कहते हैं। अब सबसे लास्ट टॉपिक है, खुशी हुई लास्ट टॉपिक, चलो खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक ये है कि रॉक आर्ट को समझने के, देखिए अभी भी हम कई केव्स में जाएंगे, आप बोलेंगे सपोज हम लोग एक टीम बनी, हम गए, चलिए आप 5 लोग उधर जाइए, देखिए गुफा में पेंटिंग है कि नहीं, हम लोग इधर निकलते हैं, कोई और नहीं कहीं और जाइए। आप देख कर क्या नहीं बोलेंगे सर वहाँ तो कुछ था ही, वहाँ की दीवारें खाली थी, केवल कुछ भी नहीं है, आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। पर अगर आप एक सॉफ्टवेयर का यूज करें, डी स्केच, इस सॉफ्टवेयर का नाम है डी स्केच, सेम उसी वॉल की पेंटिंग है। सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले किसी के सिंपल कैमरा, चाहे वो लाखों रुपए का हो, चाहे वो 10,000 रुपए का हो, आप फोटोग्राफी करेंगे ऐसा इमेज है। पर जैसे आप डी स्केच सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एक्चुअल पिक्चर सामने आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। एक्सरे मशीन को जानते हैं आप? बस एक्सरे मशीन का सॉफ्टवेयर एक छोटे से सॉफ्टवेयर, एक छोटे से डिवाइस पर डाल दिया गया है, क्योंकि एक्सरे भी यही करता है, आपके पूरे बोन को स्कैन कर देता है। सेम वही है। जॉन हर्मन नाम के एक अमेरिकन है, उन्होंने डिवाइस बनाया है। इसकी वैल्यू साल भर के लिए आप इसको अगर परचेज करेंगे 1 साल के लिए तो 10,000 रुपये से चार्ज है। अगर आप इसको चाहें तो परमानेंटली इसको आप परचेज करके रख सकते हैं। आपके अपने मोबाइल में इसको डाल सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में इसको डाल सकते हैं, फोटोग्राफी करके आइए और फिर अपने कंप्यूटर में आप इसको देख लीजिए। पर ये ध्यान रहे, जो पहला ग्रुप ये बोला कि सर उसके अंदर पेंटिंग नहीं, जबकि पेंटिंग थी, तो उसने बहुत ध्यान से नहीं देखा होगा, ये पॉसिबल है। आप बिल्कुल अगर काफी ज्यादा ध्यान देंगे तो होता है, एक बार धीरे धीरे आपकी जो निगाहें हैं
वो उसको पकड़ लेती है। धीरे धीरे एक होता है ना, पेंटिंग से प्रैक्टिस से आप पकड़ लेते हैं। तो कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि केक में तो पेंटिंग है नहीं, फिर भी हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, फिर भी फोटोग्राफेशन करते हैं। क्योंकि रॉक आर्ट रिसर्च में रूल है कि जिस पहाड़ पे भी आप गए, अगर उस पहाड़ में 50 केक हैं और उनमें से 2 में ही पेंटिंग मिला, बाकी में नहीं मिला, फिर भी 48 को रिकॉर्ड करना है बाद के आने वाले जनरेशन को बताने के लिए कि व्हाइल आवर विजिट वी कुड नॉट फाइंड एनी रॉक आर्ट। हो सकता है आपको मिल जाए, तो हम फोटोग्राफी करते हैं। फिर एक हमारा जो भी इंटर्न है या स्कॉलर है, वो पूरे 1 हफ्ते तक उन सारे प्रोग्राम्स को डिजिटल सॉफ्टवेयर में डालता है, चेक करता रहता है। ज्यादातर समय हमारी टीम गलत साबित हुई है, पेंटिंग मिलता ही मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अगर किसी पहाड़ में 50 सेक्टर है तो केवल 2 सेक्टर में पेंटिंग मिले कोई मतलब नहीं, मिनिमम आपको 10 से 15 सेक्टर में पेंटिंग मिलेगी। तो ये भी एक रीजन है कि लोग रॉक आर्ट स्टडी में क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त आपको विजय हासिल हो ये जरूरी नहीं है। आपको कई बार आप जाएंगे और उस एरिया में आपको पेंटिंग नहीं मिलेगा, आपका जाना फिजूल हो गया ऐसा आपको लग रहा है, पर पेंटिंग नहीं मिला, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अचीवमेंट। अरे हम अब आने वाली कोई भी रिसर्च की उस एरिया में ना जाए, क्योंकि हम तो देखा है ये भी अपने आप में रिसर्च है। तो कोई आर्कियोलॉजी तो देखिए, आर्कियोलॉजी में बात याद रखिएगा कि अगर कल को आप कोई भी कदम उठा रहे हैं रिसर्च में, आपको कुछ नहीं मिला, ये भी अचीवमेंट है। आप उस तरीके, आप उस एक नोट को लेकर के स्टडी कर रहे थे, आपको नहीं मिला। कुछ दिन पहले की बात है, बायोडायवर्सिटी पर लद्दाख के रिसर्च को लेकर के हम लोगों को 4 से 5 अलग इंस्टीट्यूशंस को मिला करके एक हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट का अमाउंट है 5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है। और उस अमाउंट में कई पॉइंट्स थे कि हमें लद्दाख के रीजन में करना क्या है। तो उसमें एक जो टॉपिक ऐसा था जिसमें एक अजम्पशन लोगों को बस था कि क्या हम किसी स्टोन के क्रैक जो पार्ट का जहाँ पर स्प्लिट हो जाता है स्टोन, वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उस बोल्डर के ऊपर जो ड्राइंग बनाई गई है हम एक टेंटेटिव रेटिंग कर देंगे कि जो भी वहां आया था, जिसने भी अपना फिंगर वहां रखा या काम करने के दौरान उसके हाथ में चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड गिर गया, कुछ नहीं, क्योंकि डीएनए तो एक्सट्रैक्ट किसी तरीके से होगा। तो उस काम को किया गया, काफी खर्च भी हो गया, पर रिजल्ट 0 है, कुछ नहीं। तो फिर लोगों को लगेगा कि ये सारा रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल सब बेकार हो गया। नहीं हो बेकार, ये एक प्रकार का रिजल्ट है। इस प्रकार का अटेम्प्ट कभी फ्यूचर नहीं होना चाहिए, ये रिसर्च का रिजल्ट है। कोई भी आपका अटेम्प्ट कभी भी गलत साबित नहीं होगा। कल को आप में से कोई हो सकता है पीजी करे आर्कियोलॉजी से, या कल को रिसर्च करें और आर्कियोलॉजी में अगर करना चाहे तो आप सर्वे करेंगे, कई बार आप जाएंगे फील्ड में निकलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे आज तो 7 दिन बेकार हो गया, नहीं बेकार हो। आप जिस एरिया में गए वहां आपको कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला, आप उस पर भी रिपोर्ट बनाइए, पीएससी में डालिए कि मैं अपने रिसर्च एरिया में कहाँ गया था, गई थी, और इस एरिया में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अगर कोई इसको चैलेंज के रूप में लेता है तो वो दोबारा जाएगा, और अगर उसको कोई मिलता है तो अच्छी बात है, रिसर्च में एक और सीढ़ी हम आगे बढ़े। पर आपको नहीं मिला तो वो भी बात ईमानदारी से लिख दीजिए, क्योंकि नहीं मिलना आपका फेलियर नहीं है। आप अगर आपको नहीं पता, ये भी हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो, वहाँ एविडेंस है पर आपने गलती की हो, जैसे सपोज आपने गाइड ने बोल दिया था बस जाना है, उसमें चले गया, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो खैर धन्यवाद। बस इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, बेसिक अबाउट रॉक आर्ट डेफिनेशन से लेकर के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना। Us about rock art, its forms, techniques, and has given us new perspective and knowledge about the topic, and we believe that this lecture will be then beneficial for our academics as well. Now I would like to invite students for the question and answer session. If anyone has any questions regarding the lecture, you may ask from sir.
Any questions? Anyone? Ma'am? यस सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी जो कलर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जी कलर मटेरियल जो भी इस्तेमाल किया गया है उसमें जो एडहेसिव की आपने बात की हाँ तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया? अभी तक जो हमें पता चला है इसमें ज़्यादातर लोगों ने वाटर यूज़ किया है वाटर वाटर यूज़ किया तो वाटर इतने समय तक क्या सर रह सकता है? हाँ बिल्कुल रह सकता है। पहले तो एडिसिव में कौन कौन सा है? वाटर है, ब्लड है, ब्लड एनिमल ब्लड, बोन मैरो, बोन के अंदर का जो बोन मैरो होता है सभी बच्चे जिसे बोलते हैं वो यूज़ किया गया है। इसके अलावा प्लांट का जूस यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं उसके भी जूस को यूज़ किया गया है। ये डिटेक्ट हुआ है। अब आपने तो बोला कि वाटर कलर, वाटर के यूज़ से अभी तक कलर कैसे टिका हुआ है? क्या रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि वाटर कलर से बना हुआ जो पेंटिंग है वो आपको विंध्यन रेंज में ज़्यादा मिलता है। और पूरा का पूरा जो विंध्यन रेंज है ये सैंडस्टोन का जोन है। सैंडस्टोन के जोन में ये सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जैसे मैं बोला तो जो भी ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा हो उसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाँ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर के साथ कलर डाइल्यूट हो चुका है तो वो जो स्टोन सरफेस को ऐसा ऑब्जर्व किया कि उसका 50% पार्ट तो रॉक सरफेस के अंदर चला गया और वो उसको बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ। पर वो तभी तक रह सकता है जब तक कि डायरेक्ट सनलाइट उसमें पड़ रहा। अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है तो भी खत्म हो जाएगा। अगर वाटर पर्कुलेशन कहीं हुआ, वाटर सीपेज से थ्रू अगर वाटर उसके ऊपर से फ्लो कर गया तो भी वो निकल जाएगा। ऐसे कई केव्स हैं जिनके अंदर जा करके जानवर रहते हैं, जंगली जानवर और पालतू जानवर भी, वो जा करके अपनी बॉडी को रब कर देते हैं तो वो भी चला जाएगा। इसके अलावा चूंकि मैंने बोला अभी सेडिमेंट्री जोन है, सैंडस्टोन है, तो विंध्यन रेंज के बहुत सारे रॉक सेल्टर्स को कोलैप्स कर रहे हैं। 2009 में मैंने रिसर्च किया। अब उसी इलाके में लास्ट ईयर गया था तो जहाँ 7 सेल्टर्स थे उसमें से 3 सेल्टर्स गिर गए। कोई गिराया नहीं, ऑटोमेटिक गिर गए, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, बिल्डिंग नेचर का प्रोसेस तो गिरेगा। तो ये भी एक रीजन है कि रॉक बर्बाद करता है। अदरवाइज पानी वाला क्यों निकलेगा उसका रीजन यही है, सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक है। और एक और चीज़ जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि फैट का यूज़ किया इसका फैट एनिमल हाँ, फैट ठीक या है, कोई भी फैट ठीक है, ठीक है। स्किन से निकला हुआ एनिमल के ठीक। फैट या फिर बोन से निकला हुआ, तो ऐसा है। ऐसा यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में केवल अल्तामिरा से रिपोर्टेड है। अच्छा इंडियन कंटेक्स्ट से अभी तक नहीं है। भगवान करे मिल जाएगा तो हम डेटिंग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, हमें तो ऑर्गेनिक मटेरियल से डेटिंग की। इंडिया की रॉक आर्ट की प्रॉब्लम भी तो ये है, इंडियन रॉक आर्ट में डेटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं। जो मिल रहा है वो इतना फ्लिक्सी, इतना कम है कि वो लैब में एनालिसिस नहीं हो सकता। और ये सब भी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देता है आपको रजिस्टर करने के लिए, या एएसआई इस पर कई तरह के क्वेश्चंस करता है। तो आप रिसर्च करना भी चाहें तो बहुत सारे भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे तो भी रिसर्च करते हैं। सर हमने अभी जियोग्लिफ्स के बारे में ये एक नया टॉपिक है, जियोग्लिफ्स जो नया टर्म है, इतना बड़ा जो आर्ट है इसका क्या हम कह सकते हैं, क्या पर्पस रहा होगा, क्यों लोगों ने बनवाया होगा, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो जियोग्लिफ्स है वो उतने ही पुराने उसी टाइम के हैं? देखिए जियोग्लिफ्स चाहे जैसलमेर वाला काम हम लोग का चल रहा है, 2025 तक का ये प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है। और इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने रखे हैं कि उसके पर्पस क्या है और उसकी डेटिंग कैसे करें। हाइपोथेटिकली जो अभी तक है वही बस बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो काम चल रहा है। पहली बात तो ये कि जियोग्लिफ का पर्पस क्या है, इसको लेकर के जो पेरू में काम हुआ है वो जो सिनेरियो है और यहाँ का सिनेरियो हमें एक ही दिख रहा है। वहाँ भी जियोग्लिफ्स वहीं बना है जहाँ बैरल लैंड, वो एरिया जहाँ पर किसी प्रकार का कल्टिवेशन नहीं हो सकता, वहीं दिखता है। तो लिविंग कंडीशन में जो ईरान में दिखता है वहाँ पर इस तरह के जियोग्लिफ्स बनाए जाते हैं वाटर को मूव करने के लिए, कि साल में जो एक ही बार जो बारिश हो जाती है उस पानी को, ये जियोग्लिफ्स आपने जब देखा तो आपने देखा होगा आपने जब जियोग्लिफ देखा तो ये देखते हैं कुछ लूप्स
बने हैं लाइंस, और ये प्लेन एरिया पे ये थोड़ा स्लोप एरिया है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है ईरान वाले कंडीशन को देखते हुए कि वहां पर भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं, सो दैट कि जब भी थोड़ी बारिश हो तो पानी बहते हुए एक गड्ढे में आकर के इकट्ठा हो जाए, उसको बाद में यूज कर सके, रिसाइकल कर सके, उसके लिए लोग बोलते हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो पेरू के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, वहां पर ये बताया जाता है कि ऐसी कम्युनिटी जिनके अगर कोई फैमिली मेंबर का डेथ होता है और वो जो ऊपर चले जाते हैं, मतलब नॉर्मली हम मानते हैं कि ऊपर चले गए, कहाँ जाते हैं पता नहीं, पर ऊपर चले गए, तो ये वो मानते हैं कि वो वहां से हमें देख सके, so that they can identify that the descendants of my community are here. तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है, इसके थ्रू वो उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे हमेशा। ये पेरू के स्कॉलर्स का मानना है। तीसरा कारण लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इसका इंपॉर्टेंस है। अब एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को बोला है लोगों ने, पर उसको डिफाइन लोगों ने नहीं किया। सेकेंड जो क्वेश्चन है डेटिंग को लेकर के, जैसलमेर वाले एरिया में जहाँ भी जो हम लोग को मिला है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो रिमेन्स है वहाँ तक माइक्रोलिथ्स हमें मिल रहे हैं, नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स हैं, रफली हम उससे मेसोलिथिक कह सकते हैं। रफली इसलिए क्योंकि नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में भी भारत में इम्पोर्टेंट हुआ है, तो कहा नहीं जा सकता कि क्या है। पर जो मेगालिथिक साइट्स मिले हैं, अगर हम उनमें से एक्सकवेशन करें और सैंपल्स ले डेटिंग करें तब तक वो कुछ क्लियर हो पाएगा, पर अभी तो ये रफ डेटिंग ही मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा नाम दीपशिका है और मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ एंशिएंट इंडियन। मेरा क्वेश्चन है, मैं बिहार से हूँ और मैं वहाँ के कुछ रॉक आर्किटेक्चर में देख रही हूँ, मैं उस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। और एक्चुअली में कैमूर रीजन आपने रिसर्च किया है, कैमूर रीजन बिहार में है, वहाँ पे एक जीविया माई करके पहाड़ है जी जी पीछे पहाड़ में ही जीवी मानी है जी। मैंने वहाँ पर पेट्रोलिक्स है, नहीं आई सर, मैं जानता हूँ जगह को, बिकॉज़ आई हैव गवर्नमेंट दैट इज पॉपुलेशन। यस सर। आप समझ गए आप किसकी बात कर रही हैं, जीवी माई का ना, मैं उसके बाद डिजाइनदार यस अपने डिजाइन में शेल स्क्रिप्ट बने हुए हैं, ये शेल स्क्रिप्ट है। शेल स्क्रिप्ट मतलब ये तो क्लियर है, तो मतलब क्रिएट का स्क्रिप्ट है जिसे हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसमें से कोड लिख बोलते हैं। सर ये उसी से मिलते हैं। सर ये भी एक रॉक आर्किटेक्चर नहीं आएगा ना? रॉक आर्ट में ये मॉडर्न रॉक आर्ट में मतलब कि हिस्टोरिकल रॉक आर्ट में आएगा। यस सर। क्योंकि नेचुरल सरफेस पर आएगा। सर तो इस पर रिसर्च कैसे कर सकते हैं? इस पर रिसर्च एक्चुअली इस पर काम हो चुका है। यस सर। एपिग्राफी ब्रांच मैसूर के डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति ने यस सर। इस पर काम किया है। हम दोनों ने साथ में काम किया था, क्योंकि मेरी पैथोग्राफी नहीं है, वो पैथोग्राफिस्ट ही हैं, एपिग्राफिस्ट हैं, तो ये काम हो चुका है। अगर आप बिहार में के रॉक आर्ट में काम करना चाहती हैं तो नवादा वाला एरिया, जमुई वाला एरिया अभी भी अनटच्ड है, वहाँ आप काम कर सकते हैं। कैमूर वाले एरिया में काम हो चुका है, तो मैं नया कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नया बोलूँगा तो जमुई करिए, नवादा करिए, इस एरिया के रॉक आर्ट पर अभी तक काम नहीं हुआ। जिन्होंने काम किया उनका नाम है कर्नल ए.के. कुशवाहा। अब वो मिलिट्री वाले थे, नक्सल को हटाने के लिए वहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था, तो थोड़ी हिस्ट्री में रुचि थी, तो उन्होंने फोटोग्राफी करके रिसर्च पेपर लिखा है, पर आर्कियोलॉजिकल एंगल से कोई काम नहीं हुआ है। ये फ्यूचर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। सर इस पे और काम हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके बुक्स भी देखे हैं, मुझे मतलब इतना तो मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा था कि इस पर और काम हो सकता है। ये वाला कर, हाँ ठीक है करिए। आपको मेरे से जो सपोर्ट चाहिए, फोटोग्राफ, पब्लिश रिसर्च पेपर, वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, दे सकता हूँ। और यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 82 किलोमीटर में है ये डिस्टेंस। यस, थैंक यू सो मच। मैम का क्वेश्चन है क्यूबोन्स क्या है?
ये रहा, इसे बोलते हैं क्यूपुल्स, ठीक है। इसे कप मार्क नहीं बोलेंगे, क्यूपुल्स बोलेंगे। साइज छोटा है, थोड़ा शैलो होता है, क्यूपुल्स बोलते हैं। टर्की चट्टान में एक वॉल में, केवल एक वॉल में 500 से ज्यादा क्यूपुल्स मिले हैं। और एक बड़ा डिबेट चल रहा है इंडिया के ही जो रॉक आर्ट के कुछ लोग हैं इनके बीच में। कुछ लोग इसको रॉक आर्ट नहीं मानते, आर्ट मानते ही नहीं, और एक ग्रुप है जो इसको रॉक आर्ट मानता है। प्रोफेसर गिरिराज कुमार, रॉबर्ट जी वेंडरिंग, ये मानते हैं कि ये रॉक आर्ट है। पर्पस क्या है? कोई पर्पस की जानकारी नहीं, कुछ अब तक इसके बारे में कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हो पाया जो बता सके कि इसका क्या पर्पस है। पर जो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी इस पर किया, रामकृष्ण नाम का एक रिसर्च स्कॉलर है आगरा यूनिवर्सिटी का, उसने काम किया। उसने बताया कि एक कप क्यूपुल्स मार्क को बनाने में, ये वाले क्यूपुल्स मार्क जो उसने दूसरी जगह बनाए हैं, 2 मंथ्स लगे। डेली उसने 4 से 5 घंटे तक बनाने का प्रयास किया, उसके बाद ये बना। क्योंकि ये जो क्यूपुल्स हैं ये सैंडस्टोन पे नहीं है, ये क्वार्ट्जाइट पर है। क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक लूज होता है, सॉफ्ट होता है। मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्ट्जाइट बहुत ही हार्ड होता है। उस हार्ड स्टोन सरफेस पर 500 से ज्यादा क्यूपुल्स बनाने का क्या पर्पस है, लोगों को आज तक नहीं पता। तो लोग कई बार बोलते हैं कि कोई टोटेम है, ये कई बार टोटेम है कि आपने कोई टोना टोटका किया है, इसके लिए इसको बनाया है। ये मैंने आप लोगों को एक शेल्टर का केव का फोटो दिखाया, ये बिल्कुल अंदर मिलता है जहाँ अंधेरा है। ये फ्लैश लाइट की फोटोग्राफी है, विदाउट फ्लैश आप फोटोग्राफी नहीं करते। ऐसे गूढ़ जगहों में मिलता है अंदर में, पर है यह पुराना, इसी की डेटिंग हुई है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट पेट्रोलियम में सबसे ओल्डेस्ट ये है, इसकी रेटिंग है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इंडिया की, और ये वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट क्यूपुल्स है। पर्पस पर एक बहुत डिबेट, बहुत ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं यूटिलिटेरियन पर्पस है, कोई कैटेगरी है नॉन यूटिलिटेरियन पर्पस है। कई ज्यादातर लोग माने इसे टोटम्स या रिलीजियस मैस्को होता है ना, आपको करना है जादू टोना, जो धर्म से भी संबंधित हो, जादू टोना, कुछ लोगों ने उससे जोड़ा है। क्योंकि कई कम्युनिटी में आज भी ट्रेडिशन है कि जहाँ प्रकाश कम होता है, जिस कमरे में अंधेरा होता है, उसमें जाकर के आर्ट बनाते हैं। ट्राइबल्स में आज भी ये ट्रेडिशन में है, और वो तभी ऐसा करते हैं जब उनको लगता है कि ऊपर कोई भूत आया है, उसे करवाया जाए। तो उसके लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। पर एक्यूरेट क्यूपुल्स का क्या पर्पस है? और ये रिसेंटली 2010 से स्टडी स्टार्ट हुआ इंडिया, उससे पहले तो कभी करता है। कंप्लीट हो रहा था और उस कम्युनिटी का एक आदमी बना के आया, फिर दूसरा बना के आया, तो पूरी कम्युनिटी में पर लोग रह रहे थे। हो सकता है, देखिए उनका जनसंख्या हो सकता है उनके नंबर्स को दिखाया गया, उनके परचेज को बताया गया, ये पॉसिबल है। रामकृष्ण जब इसमें जब काम किया, उसकी PhD इसी पर आया यूनिवर्सिटी से, तो उसने खुद स्टोन, वहीं से स्टोन लिया, वहीं के रॉक सरफेस को सेलेक्ट किया और बनाया। 2 मंथ्स कंटिन्यू उसमें काम किया, और बड़ा डिटेल रिसर्च पेपर साइंटिफिक जर्नल से पब्लिश है। पर वो केवल एक्सपेरिमेंट किया, यही बताया है, उसका पर्पस क्या हो सकता नहीं बताया। ये बोला क्वार्ट्जाइट में इतना मेहनत करना, डेली डेली 4 घंटा बैठना, ये क्या जरूरी है, क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटा देख के लग रहा है कि बच्चे से बना दिया गया, या ये शुरू हुआ था, या अभी शुरू हुआ था, ये भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन है कि आप लोग किसी रीजन को, किसी साइट को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ जाना है।
सबसे पहला तो आधार ये होता है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन। हमें देखते हैं कि अब तक जितना काम हुआ है, जिन लोगों ने काम किया है, पब्लिश किया है, वो किस एरिया में किया है। तो जिस एरिया तक उन्होंने काम किया है उसके बाद का एरिया अभी भी अनटच्ड है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिन लोगों ने जिस साइट पर ऑलरेडी काम किया है वो क्या काम किए हैं और उनके किए गए काम में अभी कौन सा लैकुना रह गया है, चलो हम उस काम को करते हैं। दोनों ही कंडीशन में द रीजन एंड द साइट इज नोन। जो अब आपका क्वेश्चन है, जो नॉर्मली कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिजिकली, हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पहाड़ के बिल्कुल टॉप में शेल्टर नहीं मिलते, जब भी मिलेगा वैली में मिलेगा। तो हमें ये कंटेक्स्ट पता है कि वैली में ही मिलेगा, तो हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप में जाकर के खोज भी नहीं करते, हम वैली के नीचे चलते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ हमें ओवरहैंगिंग प्रोजेक्शन जैसा कोई स्टोन दिख रहा है और फिर हम ब्लाइंडली उसके ऊपर चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं, देखते हैं है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक दिन में आप 15 से 20 सेंटर में जाएं और पेंटिंग किसी में ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। मेरे ख्याल से हर 3 से 4 महीने में हम लोग ये सोनभद्र मिर्जापुर जाते हैं और हर दिन ऐसा होता है। हर दिन, हर बार हम लोग जाते हैं, मैं अकेले जाता हूँ तो हम लोग की टीम है, स्कॉलर्स हैं, ये सब जाते हैं। तो हर बार ऐसा होता है कि बोलते हैं जिस एरिया में सर आपने भेजा था वहाँ नहीं है। अब मैं उनका क्वेश्चन इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो हम हमेशा बस यूं ही चलते रहते हैं और देखते हैं कहाँ ओवरहैंगिंग हमें मिले और हम वहाँ जाएं। तीसरा तरीका, हम किसी भी गांव के किसी एक आदमी को पकड़ लेते हैं, किसी ट्राइबल कम्युनिटी के ट्राइबल को देखते हैं, उसे उस दिन का हम 500 200 जो भी पे करना है हम उसे करते हैं। हम उसे ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हम लोग के पास A3 साइज का कलर फोटोग्राफ्स होते हैं। देखिए हमें इस तरह की गुफा देख रहे हैं और उसके अंदर इस तरह की चित्रकारी होती है। तो ऐसे हमारे पास 15 से 20 सैंपल के फाइल्स हैं। वो फाइल खोल के सिर्फ फोटो एल्बम होता है, वो उनको दे देते हैं, वो खुद ही बताने लगते हैं कि हाँ ये घोड़ा, ये हाथी यहाँ है वहाँ है। या बोलते हैं कि एक गुफा है उसमें कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ लेगा तो उसे करोड़ों सोने मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। बहुत सारी जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं ओरल ट्रेडिशन में आज भी चल रही हैं। तो इस तरह की बातें जब वो बताते हैं तो हम लोग उनसे बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। तो अगर वो खाली है तो चलता है, नहीं खाली तो हम बोलते हैं हम आपको 500 पे करेंगे, तो फिर खाली करते हैं। फिर वो हमारे साथ चलते हैं। तो यही 3 तरीके। ये गूगल अर्थ नहीं है कि गूगल अर्थ मशीन से हमने कैमरे से देख लिया कहाँ माउंट है और गए उसको एश्योर करने के लिए माउंट है कि नहीं। यहाँ तो पूरे पहाड़ में कहीं भी केव्स हो सकते हैं और हमारे अटेम्प्ट अगर 30 डेज का अटेम्प्ट हो, 30 दिन अगर हम सर्वे करें तो हमें 2 से 3 बार में ही केव मिलता है, हर बार नहीं। पर हर बार के 30 डेज को हम अचीवमेंट मानते हैं हर दिन, क्योंकि उस एरिया में नहीं है वो भी अचीवमेंट है। हम लोग उस पर भी रिपोर्ट बनाते हैं, उसको भी सबमिट करते हैं। शोध करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, एक ऐसी स्टडी को अंडरटेक कर सकते हैं जिस स्टडी में जो सबसे पुराने लोगों की मानसिकता थी वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सिर्फ पुरातत्व की बात करते हैं, सिर्फ टूल्स की बात करते हैं, तो ये वो ऐसा फिजिकल रिमेन है जिसके माध्यम से हम इंसान के होने का आभास पाते हैं। कोई कहाँ था, वो कैसे कर रहा था, कैसे अपने जीवन को आसान बना रहा था। लेकिन जब हमारे सामने कलावशेष आते हैं, स्पेशली रॉक आर्ट के फॉर्म में, तो हम उसमें उसकी संलग्नता को देख सकते हैं कि अगर उसने कोई कलाकारी की है तो उसका सामाजिक परिवेश कैसा था, उसके सोचने का तरीका कैसा था, क्या उसके जीवन में कला जैसा कोई तत्व था। और कला बनी होती है जहाँ चैन होता है। तो ये समझ भले उस व्यक्ति के अंदर न रही हो कि वो चैन से रह रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना चैन प्रदर्शित तो किया है। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि ये एक बहुत इन-डेप्थ एकेडमिक डिबेट रही हो या न रही हो, ये हमारे अपने ऊपर है, हमारे अपने एब्जॉर्प्शन के ऊपर।
लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने फ्रेम आर्ट का चैप्टर तो पढ़ लिया। वो इतना कैटेगोरिकल, इतना सिस्टमैटिक, इतना ऑर्गेनाइज लेक्चर जो डॉक्टर सचिन तिवारी ने प्रस्तुत किया, आप बधाई के पात्र है सर, क्योंकि आज हम लोग भी यहाँ पर एक शिक्षार्थी की तरह से बैठे हैं और हर छोटी छोटी बारीकी को हमने आपसे समझा बहुत ही सिलसिलेवार रूप में। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत आभार है आपका। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग के 2 टीचर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपना ऑब्जर्वेशन इसमें ज़रूर मिक्स किया होगा कि कला की दृष्टि और हमारी कला और पुरातत्व की दृष्टि कहाँ तक एक साथ चलती है, चल सकती है। दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे अहम है, आपका प्रस्ताव इंटर्नशिप के लिए जो आप स्टूडेंट्स को मौका देने की बात हमें कह रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप मुखे के मुंह में क्या होता है, गुलाब जामुन लगाने वाली बात है, क्योंकि हम एक कॉलेज के रूप में ऐसे मौके जरूर तलाशते हैं कि जहाँ स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाए, जहाँ वो स्किल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो पाए। तो एज एन इंटर्न अगर हमें थोड़ा भी मौका मिलेगा तो हम बहुत ही आभारी होंगे विभाग के और विशेष रूप से आपके, जहाँ पर बच्चों को न सिर्फ प्रशिक्षण देंगे आप, बल्कि उनको आत्मविश्वास पूर्वक पुरातत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मुझे बताते हुए अच्छा लगा है कि बहुत ही छोटे प्रयासों से, लेकिन कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के जो डिपार्टमेंट ऑफ AIHC वीकेंड के जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले 1-2 सालों से आप कुछ क्रिएटिव आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। इन स्टूडेंट्स ने अपनी मैगजीन निकाली, इन स्टूडेंट्स ने अपना कैलेंडर निकाला और अब ये अपने क्लब के माध्यम से प्राचीन इतिहास के विषय को अन्य विषयों के साथ लेकर के उनके साथ उनके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो कैलेंडर निकला था उसका उद्देश्य ही ये था कि हम अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद या से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उनके अपने खाते में कुछ नहीं जोड़ पाते। सरकारी स्कॉलरशिप की बात नहीं करती, पर आप अपने स्किल को कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेक ऑफ योर ओन अर्निंग या फिर डिपार्टमेंटल अर्निंग। तो इन्होंने कैलेंडर में अपने फोटोग्राफ्स को कंट्रीब्यूट किया और उसके माध्यम से, उसके सेल से हमें जो एक धनराशि मिली उसको विभाग के कल्याण के लिए सुरक्षित किया गया है। तो भविष्य में अगर हमें आपके माध्यम से कोई एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म मिल पाता है तो हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा सर। This platform, I would like to extend my heartfelt thanks to you for the brilliant presentation and for the very pleasant proposal, I should say. और यहाँ उपस्थित अन्य विभागों के फैकल्टी मेंबर्स, हमारे अपने विभाग से जुड़े आराधना और श्रेया, आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। क्लब एंटीक्विटी के हमारे सदस्यों का जो MA फाइनल ईयर से जुड़े हैं, मैं हृदयता से आभार देती हूँ। आपने पूरी कमान संभाली, आज के आयोजन को सफल बनाने का जो आपने संकल्प किया था उसको पूर्ण किया। साथ में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय से स्नातक और परास्नातक के जो भी छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको धन्यवाद कहने से ज़्यादा अगले बार के लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिएगा, बिना शोर शराबे के आज की गलतियों को रिपीट नहीं करिएगा। सो मच थैंक्स टू यू। और इसके साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है, अगले लेक्चर का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी साथ में हमारे राजू भैया को भी धन्यवाद।